वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप लोग। हम्म। अच्छा, तो बच्चों मैंने एक लेक्चर अपलोड किया था पोर्टल पे, फोटोपैथिक्स से रिलेटेड। तो कितने बच्चों ने वो देख लिया है? हु हैज सीन दैट लेक्चर? जी भाई, आवाज आ रही है? हाँ, तो फोटोपैथिक्स वाला लेक्चर किस किस ने देख लिया है? शो नहीं हो रहा? क्यों यार, ऐसा क्यों कहते हो? सी हियर। आ रहा है फोटोपैथिक्स। और इधर आ रहा है आपका की ऑर्डर मैटर्स। ये रहा। विजिबल है भाई?
अच्छा, एक और मैंने लेक्चर अपलोड किया हुआ है, जो मैंने आपको कहा था कि फ्रॉड के क्वेश्चन या सिनेरियो को किस तरह से हैंडल करना है। वो मैंने किया है ISA 240 की विंडो में। ठीक है, सिनेरियो बेस्ड क्वेश्चन के नाम से। तो ये जैसी प्रोसेस हो जाता है, प्रोसेसिंग में जैसी प्रोसेस हो जाता है, ये आपको अवेलेबल हो जाएगा। ओके। ये जैसे ही प्रोसेस हो जाता है आप लोग को अवेलेबल हो जाएगा, फ्रॉड से रिलेटेड जो प्रोसीजर है। एक मैंने विंडो ओपन किया वहां पे। जी भाई। क्लियर है। चलो भाई। अच्छा जी, आज का हमारा जो टॉपिक है क्लास का, वो है ISA 520 एनालिटिकल प्रोसीजर्स। ISA, ये ISA से ही एक्सट्रैक्ट्स हैं। हम इस डेफिनेशन को भी बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं। थोड़ा सा आज और देख लेते हैं और फिर हम क्वेश्चंस की तरफ जाएंगे। आईकैप जिस तरह से सवालात पूछ रहा है, ठीक है। डेफिनेशन है जनाब, फॉर द पर्पज ऑफ दिस आइजा, फॉर द पर्पज ऑफ द आइजाज, मतलब जितने भी स्टैंडर्ड्स हैं, ठीक है, कोई भी स्टैंडर्ड, 200, 210 हो, 250 हो, 700, 710 हो, 701 हो, 705 हो, 706 हो, वट एवर द स्टैंडर्ड इज, सारे के सारे स्टैंडर्ड्स के लिए द टर्म एनालिटिकल प्रोसीजर जो यहाँ पे यूज की जा रही है वो ही मानी जाएगी। ठीक है। एनालिटिकल प्रोसीजर मींस evaluation of financial information through analysis of plausible relationship, analysis of plausible relationship among both financial and non-financial data। ठीक है, among both financial and non-financial data। अब प्लॉजिबल रिलेशनशिप, प्लॉजिबल मतलब न्यूमेरिकल रिलेशनशिप, ठीक है। पॉसिबल रिलेशनशिप among both financial and non financial data, पॉसिबल रिलेशनशिप। अब आपका फिक्स एसेट बढ़ रहा है, ठीक है, फिक्स एसेट बढ़ रहा है, तो होना क्या चाहिए भाई, कि डेप्रिसिएशन एक्सपेंस भी बढ़ना चाहिए। ये दोनों फिगर्स कौन सी हुई, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सर, पेरोल बढ़ रहा है, पेरोल बढ़ रहा है, नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कम हो रहा है। दिस इज नॉन फाइनेंशियल, दिस इज फाइनेंशियल। इन दोनों इंफॉर्मेशन को आपस में कंपेयर करूंगा, भाई क्या सिचुएशन है। सर जो भी डिफरेंस आएगा उसको क्या करूंगा, लाजमी तौर पे मैनेजमेंट से इन्वेस्टिगेट करूंगा, मैनेजमेंट से पूछूंगा कि भाई ये डिफरेंस क्यों आ रहा है, क्या रीजंस हैं इसके। एनालिटिकल प्रोसीजर ऑल्सो encompass such as investigation, बहुत इंपॉर्टेंट है, as is necessary for identified fluctuation or relationship that are inconsistent with other information that differ from expected values by a significant amount। ठीक है भाई, पास पेपर में भी एक क्वेश्चन हम डिस्कस भी करेंगे कि आपकी जो ब्रांचेस की ऑपरेशन कॉस्ट है ना, वो इस साल जो है ना 10 मिलियन है, पिछले साल 8 मिलियन है। ठीक है। सर इंक्रीज क्यों हुआ है, आप बोलते हो कि यार 8 ब्रांचेस ओपन हुई हैं। अच्छा ठीक है, 8 ब्रांचेस ओपन हुई हैं, ओके। सर 2 ब्रांचेस क्लोज हुई हैं, इन्फ्लेशन का इफेक्ट 10% है। अब बताओ, एक्सपेक्टेशन लगाओ क्या बनता है यहाँ पे। ठीक है, इस तरह के भी आपके क्वेश्चन है जहां पे फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन
दोनों दी गई हैं। अब बोला कि अब बताओ, एक्सपेक्टेशन बना के दिखाओ कि क्या होना चाहिए। ठीक है, तो हम इस सवाल को भी आज डिस्कस करेंगे। ठीक है भाई, नीचे आ जाओ। एनालिटिकल प्रोसीजर आल्सो इंक्लूड कंसिडरेशन ऑफ रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल अमंग एलिमेंट्स ऑफ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन दैट वुड बी एक्सपेक्टेड टू कंफर्म अ प्रिडिक्टेबल पैटर्न ऑन द एंटिटीज एक्सपीरियंस, सच एज ग्रॉस मार्जिन परसेंटेजेस। यार प्रॉफिट की परसेंटेजेस हैं, जीबी। इंडस्ट्री का एवरेज है 2% से लेके 3% तक। आप जिस कंपनी का ऑडिट कर रहे हो उसका जीपी 1% है, या उसका जीपी 6% है। सर रिस्क आ जाता है यहां से। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड से नीचे इसका अगर ग्रॉस प्रॉफिट है, तो कंपनी हो सकता है कि उसको सेल्स करने में मुश्किलात पेश आ रही हो। या हो सकता है कि सेल्स ओवर स्टेटेड हो और कॉस्ट ऑफ सेल्स अंडर स्टेटेड हो। ये रिस्क आ सकता है। बिटवीन फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन एंड नॉन रेलेवेंट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन सच एज पेरोल कॉस्ट एंड नंबर ऑफ एम्प्लॉइज। भाई जो बात मैं कर रहा था शुरू दिन से, आपको पता है जब एनालिटिकल की एग्जाम्पल आती है, कोई केस आता है, तो मैं एम्प्लॉयज की एग्जाम्पल देता हूँ, आसानी से समझ में भी आ जाती है। तो स्टैंडर्ड ने भी कॉपी किया है यहाँ पे, और लिखा है कि यार पेरोल कॉस्ट को आप नंबर ऑफ एम्प्लॉयज से भी कंपेयर कर सकते हो। क्या यहाँ तक बात क्लियर है? प्रोसीजर समझ में आ रहे हैं? एनालिटिकल प्रोसीजर मतलब किस तरह से क्यों होते हैं ये? हाँ जी, नंबर्स को खेलते हो आपस में। When designing and performing substantive analytical procedure, either alone or in combination with test of detail. Test of detail क्या है भाई? Substantive procedure, inspection, confirmation, recalculation, ये सारे प्रोसीजर पढ़े हैं ना हमने, पांच छह। उसमें एक और प्रोसीजर था एनालिटिकल प्रोसीजर, such as substantive procedure in accordance with 330. The auditor shall determine suitability of substantive analytical procedure for the given assertion, taken account the assessed risk of material misstatement, test of detail if any for those assertion। भाई suitability देख लो, सूटेबिलिटी देख लो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करने की। क्या आप वहां पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर भी सकते हो कि नहीं कर सकते? मैं देखूंगा कि यार रेंट एक्सपेंस है, रेंट एक्सपेंस पे कर सकता हूँ मैं प्रोसीजर परफॉर्म, तो भाई मैं आराम से कर लूंगा। मुझे ये चीज क्या करनी है सर? इवेल्युएट करनी है। स्टैंडर्ड का है पैरा ए, 6 से लेके A11 तक। ठीक है, ऑडिटर को ये देखना है कि भाई मैं अगर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा हूँ तो मेरा जो पैटर्न है या मेरी जो इंफॉर्मेशन है वो ज्यादा से ज्यादा क्या होनी चाहिए? प्रिडिक्टेबल होनी चाहिए। अगर मैं एम्प्लॉयज की बात करूं, मैं रेंट एग्रीमेंट की बात करूं, मैं नंबर ऑफ ब्रांचेस की बात करूं, तो जो इंफॉर्मेशन मेरे पास है, तो मैं नियरली एक्यूरेट नंबर उससे क्रैक कर सकता हूं। जहां पे सब्सटेंटिव प्रोसीजर वाउचिंग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए, नंबर ऑफ सैंपल्स मेरे ज्यादा आ जाए, तो मैं सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करके एश्योरेंस ले लूं कि हाँ ठीक है, ये इन्फ्लेशन रेट मैंने उठा लिया 10%, ब्रांचेस इतनी बंद हुई हैं, इतनी क्लोज हुई हैं, तो मैं यहाँ पर एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर सकता हूँ। ठीक है, अच्छा भाई, अब मुझे एक बात बताओ कि मैं एक कंपनी का ऑडिट कर रहा हूँ, मैंने सेल्स साइकिल की अंडरस्टैंडिंग ली है। ठीक है, मैंने सेल्स साइकिल की उसकी अंडरस्टैंडिंग ली है, उसके कंट्रोल्स आइडेंटिफाई किए, कंट्रोल टेस्ट किए, कंट्रोल्स फेल हो गए। ठीक है, कंट्रोल्स फेल हो गए। अब मुझे बताओ, अब मुझे बताओ, सेल्स का तो एक पैटर्न है ना, सेल्स ऊपर नीचे हो रही है, इन्फ्लेशन आ रहा है, नंबर ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा बिक रही हैं, प्राइसेस ऊपर नीचे हो रही है, प्रिडिक्टेबल पैटर्न है। कंट्रोल्स फेल हो गए उसके, क्या मैं उस पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करूंगा? क्यों करूंगा? क्यों करूंगा? पॉइंट नंबर बी देखो, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा।
इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। ठीक है, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा। भैया अगर मैं सेल्स पे मेरे कंट्रोल्स फेल हैं, इसका मतलब क्या है कि मेरा रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट बढ़ गया। क्यों? कंट्रोल्स फेल है। अगर कंट्रोल्स फेल हो गए तो मेरे एंटिटी के प्रोड्यूस किए हुए रिकॉर्ड्स पे रिलायंस कम हो जाएगी और मैं सब्सटेंटिव प्रोसीजर्स ज्यादा करूंगा ऑटोमेटिकली। ऐसा ही है सर। पॉइंट बी कहता है इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा फ्रॉम विच द ऑडिटर एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट ऑफ रेशियो इज डेवलप टेकन इनटू अकाउंट सोर्स ऑफ कंपेरेबिलिटी नेचर ब्ला ब्ला। कह रहे हैं कि भाई आप जिस इंफॉर्मेशन की बेसिस पे सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, तो ये चेक कर लेना क्या वो डेटा रिलायबल है कि नहीं है। ठीक है, अगर वो डेटा रिलायबल है तो आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करो। अगर डेटा रिलायबल नहीं है तो आप सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म नहीं करोगे। बात समझ में आ रही है? सर डिटरमाइन द सूटेबिलिटी, इवेल्युएट द रिलायबिलिटी ऑफ डेटा, डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज। ठीक है, ये है 4 स्टेप्स। अगला पढ़ते हैं। अगला पढ़ते हैं। डेवलप एन एक्सपेक्टेशन ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट्स और रेशियोज एंड इवेल्युएट whether the expectation is sufficiently precise to identify misstatement that individually or in aggregate with other misstatement may cause the financial statements to be to be materially misstated, to be materially misstated। अच्छा, इसमें कुछ बातें आ जाती हैं लाइक क्या जब मैं इंफॉर्मेशन ऑब्टेन कर रहा हूं तो वो इंफॉर्मेशन कितनी एक्यूरेट होगी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कि अगर ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में वो एक्यूरेटली कैलकुलेट कर रहा है और उसकी कंसिस्टेंसी ओवर द पीरियड आ रही है तो मैं एक अश्योरेंस ले सकता हूँ क्या ठीक है मेरा जो इस साल का जीपी है जो मैं सब्सटैंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर करके निकाल रहा हूँ या मैंने जो रेशियोज कंप्यूट किए हैं वो ओवर द इयर्स कंसिस्टेंट है। सर इंफॉर्मेशन कितनी डिसएग्रीगेटेड है। ठीक है, एक तो रिलायबिलिटी इसके अंदर भी आ जाती है, प्रिडिक्टेबली आ जाती है, प्रिडिक्टेबल, प्रिडिक्टेबल, रिलायबल डेटा। ठीक है, इंफॉर्मेशन ज्यादा से ज्यादा डिसएग्रीगेटेड फॉर्म में होनी चाहिए लाइक सेगमेंट ऑफ सेल्स। जैसे शील्ड कॉर्पोरेशन है, वो क्या करती है कंपनी, टूथपेस्ट भी बनाती है, टूथब्रश भी बनाती है, डायपर भी बनाती है। ठीक है, माउथ वॉश भी बनाती है, इलेक्ट्रिक टूथब्रश भी बनाती है। तो इसकी रेलेवेंट सेल्स, इसकी रेलेवेंट कॉस्ट, इसके रेलेवेंट ऑपरेशनल एक्सपेंसेस अलग अलग मेरे पास जितना सेग्रीगेटेड इंफॉर्मेशन होगी उतना ही ज्यादा मेरे लिए आसानी रहेगी इंडिविजुअल सेक्टर्स पे या इंडिविजुअल सेगमेंट्स पे एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म करना। ठीक है भाई, नंबर 4 पे आ जाओ। डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ एनी डिफरेंस ऑफ रिकॉर्डेड अमाउंट फ्रॉम एक्सपेक्टेड वैल्यू दैट इज एक्सेप्टेबल विदाउट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। अच्छा, अब अगर तुमने एक्सपेक्टेशन बनाई है लाइक मैंने जैसे ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स कुछ डिस्कस किए और वहां से अब तुम निकालोगे कि यार पेरोल की कॉस्ट लास्ट टाइम थी 10 मिलियन, 2 बंदे जो गए उनकी कॉस्ट निकाल दी, 5 बंदे जो आए इनकी कॉस्ट डाल दी, कंपनी ने बोनस दिया इस साल, कंपनी ने इंक्रीमेंट दिया इस साल, अमाउंट बना कुछ कितना बना, 15, 16, 17, 17 - 2, ठीक है, चलो 15 का अमाउंट बना। एक्चुअल जो पेरोल रिकॉग्नाइज हुआ हुआ है इस साल पे वो 18 हुआ हुआ है। अब क्या हो भाई, तुम्हारा 3 मिलियन का डिफरेंस आ गया। जब तुम्हारा 3 मिलियन का डिफरेंस आ गया तो तुमने देखा
हमने पढ़ा है ISA 320 में मटीरियलिटी, उसमें एक हमने पढ़ा है थ्रेशोल्ड का अमाउंट, जो कि मटीरियलिटी का होता है 5%। अब ये तुम देखोगे जो 3 मिलियन का डिफरेंस है, ये इस थ्रेशोल्ड से ऊपर है नीचे है? अगर नीचे है तो तुम इसको जाने दोगे, अगर ये इससे ऊपर है, 3 मिलियन उससे एक्सीड कर रहा है, तो तुम क्या करोगे भाई? इन्वेस्टिगेट करोगे, बोलोगे भाई 3 मिलियन का डिफरेंस आया, आप मुझे जरा रिकंसाइल करवाओ, ये मसला क्या है, 3 मिलियन का इंक्रीज क्यों हुआ है? तो बोलेगा यार कुछ लोग छोड़ के भी गए थे, उनकी भी कॉस्ट है इंक्रीज हुई है, स्पेशल उनको एग्जिट जो है ना वो हैंडशेक दिया गया है 3 मिलियन का। नहीं, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो तब होगी ना, अनकरेक्टेड मिसस्टेटमेंट तो तुम तब निकालोगे जब तुम सब्सटैंटिव प्रोसीजर करोगे, तुम एनालिटिकल प्रोसीजर परफॉर्म कर रहे हो, ठीक है? यू आर परफॉर्मिंग एनालिटिकल प्रोसीजर, ये इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस के लिए भी आप यूज कर सकते हैं। लाइक देखो यार, एनालिटिकल प्रोसीजर जो है ना, वो 3 स्टेजेस में परफॉर्म होता है। मैं आपको ये बात बता दूं यहाँ पे, एनालिटिकल प्रोसीजर 3 फेजेस में परफॉर्म होते हैं। एक होता है रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर, जिसको आप प्लानिंग कहते हैं। एक कर लेते हो आप एग्जीक्यूशन में, जिसको आप कहते हो सब्सटेंटिव एनालिटिकल प्रोसीजर। नाम चेंज है, चीज वही है, ठीक है? आखिरी में आप परफॉर्म करते हो एनालिटिकल प्रोसीजर कहाँ पे? कंक्लूजन पे, जब आप पूरे के पूरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स पे ओपिनियन दे रहे होते हो, और आप देखते हो कि क्या आपने जो एक्सपेक्टेशन बनाई है, जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है क्लाइंट से रिलेटेड, वो ठीक है कि नहीं है। आपने देखा होगा कि ओवरऑल वो दे देता है क्वेश्चन में, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स उठा के छाप देता है सवाल के अंदर, ठीक है? और वो कहता है कि यार इसके अंदर मसले निकालो, इसके अंदर मसले निकालो, तो वो सवाल कहाँ से आया होता है? वो सवाल यहाँ से आया होता है, एग्जीक्यूशन फेज से आया होता है। हो सकता है किसी में वो बोले कि यार फर्स्ट ड्राफ्ट मिला है, अब प्लानिंग फेज में तुम खड़े हो सकता है वो बोले कि यार कंक्लूजन कर रहे हैं और पार्टनर ये देख रहा है, पार्टनर की कुछ क्वेरीज आ रही हैं, हो सकता है वो तुम्हें यहाँ खड़ा कर दे, चीज क्या है? सेम है, ठीक है? लेकिन जब हाँ मैं एग्जीक्यूशन के अंदर कर रहा होता हूँ, तो एक और चीज आ जाती है कि उसकी कंप्लीटनेस, इंफॉर्मेशन की कंप्लीटनेस। लाइक अगर मैं पेरोल की फिर से बात करता हूँ, अगर मैं पेरोल की फिर से बात करता हूँ कि यार पेरोल जो है ना, वो इंक्रीज हुआ हुआ है, एम्प्लॉइज कम हुए हैं, तो ऐसा तो नहीं है उसने कोई नंबर ऑफ एम्प्लॉइज मिस कर दिए, मेरा कंप्लीटनेस का रिस्क आ गया, ठीक है? तो ये भी चीज मैं देखता हूं यहां से। आ जाओ बैक टू थ्योरी। एनालिटिकल प्रोसीजर दैट असेस when forming an overall conclusion, the auditor shall design and perform analytical procedure near the end of audit that assess the auditor when forming an overall conclusion as to whether financial statements are consistent with auditor's understanding of the financial statements। वही वाली बात ये यहाँ पे भी कर रहा है। Investigation results of analytical procedure. If analytical procedure performed in accordance with ISA identify fluctuations or relationships that are inconsistent with other relevant information or that differ from the expected values by a significant amount, by a significant amount, significant amount क्या हो सकता है? जो तुमने 320 में डिसाइड किया हो। The auditor shall investigate the difference by inquiry the management and obtain appropriate audit evidence relevant to management responses and performing other audit procedure as necessary in the circumstances। यहां तक बात क्लियर हो रही है कि भाई जो डिफरेंसेस आएंगे आप क्या करोगे? उसको इन्वेस्टिगेट करोगे। जो मैनेजमेंट रिस्पॉन्सेज देगी, आप देखोगे कि जो मैंने अंडरस्टैंडिंग दी एंटिटी में चीजें ऑब्टेन की थी, या ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ ऑडिट एविडेंस ऑब्टेन करते हुए मैंने जो चीजें ली थी, क्या वो चीजें कंसिस्टेंट है कि नहीं है? ये लो सर, मैंने ये वाला भी पैरा यहाँ पे डाल दिया। Audit evidence relevant to management responses may be obtained
by evaluating those responses taken into account the auditor's understanding of the entity and its environment, and with other audit evidence obtained during the course of audit. The need to perform other audit procedure may arise when, for example, management is unable to provide an explanation together with the audit evidence obtained relevant to management response is not considered adequate. भाई अगर मैनेजमेंट का रिस्पॉन्स एडिक्वेट नहीं आ रहा है, इंक्वायरी अलोन इज नॉट अ सफिशिएंट अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंस, आपको अदर प्रोसीजर परफॉर्म करने पड़ते हैं किस चीज के लिए भाई? कॉरोबरेट करने के लिए इंफॉर्मेशन को। ये छोटा सा, बहुत ही इंतहाई छोटा सा स्टैंडर्ड है, सिर्फ 7 पेजेस का। ठीक है, मैंने तुम्हें रीड करवा दिया, कॉन्सेप्ट हम पहले ही डिस्कस कर चुके थे, आज हमने इस चीज को एक जगह पे पढ़ लिया बस। फर्क ये है, फर्क सिर्फ इतना है कि हमने इस स्टैंडर्ड को आज एक जगह पे पढ़ लिया है। हम ये स्टैंडर्ड पहले भी पढ़ चुके हैं, ठीक है। अच्छा जी, तो आप लोगों ने करना क्या है बेटा? आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, आप लोगों ने करना कुछ नहीं है, बस आप लोगों ने स्टैंडर्ड पढ़ लेना है, ठीक है। एक बार रीड कर लेना, स्टैंडर्ड से रीड कर लेना भले, बहुत आसानी रहेगी, जिंदगी आसान हो जाएगी, ठीक है। तो ऊपर आ गया ये। अच्छा, कुछ क्वेश्चंस भी हमने डिस्कस करने हैं आज की क्लास में, जो कि बड़ा जरूरी है, क्योंकि जब हम पेपर खोल के देखते हैं, जब मैं भी खोल के देखता था और जब टीचर पढ़ाते थे, फिर मैं जाके जब पास पेपर देखता था तो वो अलग ही दुनिया लगती थी, और सवाल आते थे यार ये कब पढ़ाया सर ने। ठीक है, तो मैं नहीं चाहता कि वो फीलिंग आपके साथ आए। अच्छा भाई, सवाल ये है, योर ऑडिट टीम परफॉर्म वेरिफिकेशन ऑफ पेरोल कॉस्ट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2022 बाय प्रोजेक्टिंग 2021 जून पेरोल कॉस्ट इन लाइन विद द इंक्रीज इन रेवेन्यू फ्रॉम लास्ट ईयर टू करंट ईयर। Comment on suitability of analytical procedure as substantive analytical procedure performed by your team. Also suggest any changes to be made in the analytical procedure. ये पास पेपर का क्वेश्चन है, आपने पास पेपर्स की तरफ नहीं जाना, ठीक है। आपने पास पेपर्स की तरफ बिल्कुल भी नहीं जाना, आपने इस क्वेश्चन को रीड करना है और मुझे विद इन 5 मिनट्स आंसर देना है। भले पॉइंटर फॉर्म में दे दो, ड्राफ्ट करने की प्रॉपर जरूरत नहीं है, सिर्फ पॉइंटर फॉर्म्स में दे दो, फिर हम डिस्कस करते हैं इसको आई कैप ने क्या किया, होना क्या चाहिए था। ठीक है, यू हैव 5 मिनट्स।
चलें जी, जबरदस्त रिस्पॉन्स एक आ गया हमारे पास, इसको हम लेके चलते हैं, डिस्कस करते हैं। चलें जी, लेट्स सी। While performing procedures, data should be suitable. Comparing ratio and article procedure performed by audit team are not suitable as payroll cost is not proportional to increase in revenue. यार, पेरोल कॉस्ट इज प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज इन रेवेन्यू, ये तो लिखा है इसने। आप क्या कहना चाह रहे हो? जरा मुझे ऑडियो खोल के आप एक्सप्लेन कर दोगे? अ, सर मैं ये कहना चाहता था कि पेरोल कॉस्ट का रेवेन्यू के साथ कंपेयर बनता ही नहीं। अच्छा, दूसरा लेकिन दूसरा पॉइंट भी हम्म, लिख रहा हूँ। दूसरा ऐसी बता दो, डिस्कस कर लो। जी सर, दूसरा सजेशन यही है कि पेरोल कास्ट नंबर ऑफ एम्प्लॉयज़ के साथ कंपेयर कर ले। उससे हम्म, जो है ना वो सूटेबल हो जाएगा। या इन्फ्लेशन वगैरह के साथ कंपेयर कर ले और एक एक्सपेक्टेड वैल्यू बना ले। बोनस और है, इंक्रीमेंट्स हैं, एम्प्लॉयज जी आए हैं, गए हैं, ठीक है, जबरदस्त। देखिए आई कैब ने क्या किया है। Completeness and accuracy of payroll cost can be determined by performing integrated procedure. However, projected payroll cost for 2022-21 on the basis of revenue is not correct. देखो, आपने जो लिखा ना शयान, आपने बात सही की। आपके दिमाग में एक चीज सही थी कि यार ये प्रोपोर्शनल नहीं है उसके। प्रोपोर्शनल नहीं होना चाहिए, आपको ये कहना चाहिए था शुड नॉट बी लिंक्ड विद रेवेन्यू। इस तरह करके शुड नॉट बी लिंक्ड विद रेवेन्यू। यहाँ पर आपने जो लिखा है ना, इज नॉट प्रोपोर्शनल टू इंक्रीज, तो इसका मतलब ये जा रहा है, इसका तात्पर्य यहाँ से ये जा रहा है पढ़ के कि भाई सेल से प्रोपोर्शनेट नहीं किया इसने, तो उसको प्रोपोर्शनेट करना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी क्लैरिटी की जरूरत होती है एग्जामिनर को। जब मैंने ऑडियो खोला मुझे पता था कि यार आपके कहने का मकसद क्या था, इसलिए मैंने ऑडियो खुलवाया, मैंने डिस्कस किया, और मेरा शक सही साबित हुआ कि आपका मकसद भी ये हरगिज नहीं था कि भाई प्रोपोर्शनल होना चाहिए। ठीक है, तो यहां तक आप कॉन्सेप्चुअली सही है, बिल्कुल सही है, लेकिन लिखने में थोड़ा सा क्लैरिटी मजीद लानी पड़ेगी इसमें। ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर जो है ना वो आपको समझता नहीं है, वो उसने देखा नहीं, उसको नहीं पता कि यार शायान कौन है, कितना टाइम उसने लगाया है, उसने 8 घंटे लगाए, उसने 10 घंटे लगाए। उसके सामने बस वो आंसर शीट है, 3 लाइन है आपका फ्यूचर डिसाइड करने के लिए। बहुत खतरनाक चीज है, इसके लिए उतनी ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है। However, projecting payroll cost on 2021 on the basis of revenue is not correct. ठीक है, बहुत सिंपल, not correct. As certain payroll costs are fixed and do not move in line with the revenue. Changes to be incorporated in the article procedure. Payroll cost of June 2021 would be projected to payroll cost for the year end 2022 by taking into account the following: the effect of those employees who have joined, Zabardast effect increment, any deductions and significant inconsistencies discuss कर लो मैनेजमेंट से, ये बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। एनालिटिकल प्रोसीजर का कोई भी क्वेश्चन आएगा उसके अंदर ये लिखना मत भूलना कि सिग्निफिकेंट डेफिशिएंसीज को, इनकंसिस्टेंसी को, डिफरेंसेस को हम डिस्कस करेंगे मैनेजमेंट से, क्योंकि जब तक तुम डिस्कस नहीं करोगे तब तक तुम्हें पता नहीं चलेगा कि उसमें मिसस्टेटमेंट है कि नहीं है। डिस्कस करोगे तो पता लगेगा। ठीक है, तो मैनेजमेंट से डिस्कस लाजमी करना। Examinees did not mention taking the effect of any deductions made in salary. Most examiners did not also mention discussing any significant differences and inconsistencies with management. तो ये काम आपने नहीं करना है। ठीक है, उस अटेम्प्ट में 24% पासिंग रेशियो था इस क्वेश्चन में, 24%। आई कैप का रिजल्ट था 39%। आ गया इसके अंदर। ठीक है, कुछ भी नहीं था, स्टूडेंट सही तरीके से लिख नहीं पाए, स्टूडेंट सही तरीके से लिख नहीं पाए, ये मसला था इसका। बात समझ में आ रही है? क्लैरिटी इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। आपने बिल्कुल सही पिक किया, बिल्कुल सही पिक किया। हो सकता है वो आपको पूरे नंबर दे भी देता है इसके अंदर, ठीक है, लेकिन हमें थोड़ा सा, क्योंकि हम थोड़ा सा परफेक्शन की तरफ जा रहे हैं और मजीद,
हम देख रहे हैं कि यार हमें पेपर पास करना है, तो हमें आंसर्स में क्लैरिटी की जरूरत है। ठीक है, यहां तक समझ में आ रहा है? चलें आगे। अच्छा, एक और सवाल है। सवाल ये रहा आपकी स्क्रीन पे। द जूनियर ऑडिट जूनियर was assigned the task of verifying rent expense of chain of retail stores based on the following data. रेंट एक्सपेंस स्टोर भाई 19 मिलियन था, 21 मिलियन हो गया। 19 मिलियन था, 21 मिलियन हो गया। सर्टेन फैक्ट्स अबाउट द स्टोर, उसने ये भी आपको चीजें बता दी कि एनुअल इंक्रीज था 10%। नंबर ऑफ न्यू स्टोर्स ओपन ड्यूरिंग द ईयर था, थे 2। नंबर ऑफ स्टोर्स क्लोज ड्यूरिंग द ईयर 10। ऑडिट जूनियर प्रिपेयर्ड वर्किंग डिटेलिंग सब्सटेंटिव रेंट प्रोसीजर इन फॉलोइंग मैनर। उसने रेंट एक्सपेंस उठाया है 19.875 मिलियन का, उसके ऊपर इंक्रीमेंट लगाया 10% का। उसने बोला मेरा इस साल का एक्सपेक्टेड रेंट ये होना चाहिए 21,863,479। उसने बोला कि यार एक्चुअल रेंट है मेरा 21,990, डिफरेंस है इन मटेरियल बिलो थ्रेशोल्ड, तो मुझे मैनेजमेंट से डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। और उसने ये करके क्लोज कर दिया, आपको फाइल दे दी। Analyze the above working prepared by the audit junior and identified deficiencies in the above procedure, if any. State three substantive audit procedure to verify the expense. चलो भाई, अगले 5 मिनट है आपके पास, जरा इसका मुझे चेक करके बताओ।
अच्छा जी, हमारे पास आंसर आ गया, हम डिस्कस कर लेते हैं। ऑडिट जूनियर डिडंट टेक द इफेक्ट ऑफ नंबर ऑफ स्टोर्स क्लोज्ड एंड ओपन ड्यूरिंग द ईयर। सब्सटैंटिव आर्टिकल प्रोसीजर इंक्लूडिंग फॉलोइंग। शयान भाई, 3 नंबर का सवाल है, आपने 3 नंबर के सवाल के लिए ये लाइन लिखी है। आई कैप चैरिटी नहीं कर रहा है दोस्त, आई कैप चैरिटी नहीं कर रहा। 3 नंबर के लिए क्या लिखा है? आइडेंटिफाई डेफिशिएंसीज इन अबव प्रोसीजर। सही है, डेफिशिएंसीज इन अबव प्रोसीजर। आपको मैंने दे दिया 1.5 नंबर, आप 1.5 नंबर मिस कर गए हो, क्यों? यहां पर बीच में एंड लगा है। एनालाइज द वर्किंग प्रिपेयर्ड बाय द ऑडिट जूनियर, रिक्वायरमेंट नंबर 1 थी इसकी। आइडेंटिफाइड डेफिशिएंसीज इन अबव ऑडिट प्रोसीजर, रिक्वायरमेंट नंबर 2 थी इसकी। आपने मेंशन किया सिर्फ डेफिशिएंसीज को। ठीक है। सब्सटेंटिव ऑडिट प्रोसीजर टू वेरीफाई एक्सपेंसेस आर inspect rent agreement to verify amount of rent, send confirmation to the owner of retail store। ठीक है सर, आपने एफ यार, यार यही बात है, गौर करना होता है भाई एग्जाम में। देखो अभी आप चिल करके बैठे हो घर पे अपने, अभी आप चिल करके बैठे हुए हो, कोई दिमाग पे टेंशन नहीं है, और आपसे ये एंड मिस हो गया। इमेजिन करो एग्जाम में कितना प्रेशर होगा, इमेजिन करो। रिक्वायरमेंट को गौर से पढ़ लेना। जो रिकॉर्डेड लेक्चर देख रहे हैं, हमारी जो ग्रुप की बड़ी तादाद है वो रिकॉर्डेड लेक्चर पे गुजारा कर रही है। तो भैया अब देखो, ये जो हमारे दोस्त हैं लाइव क्लासेस ले रहे हैं, अगर ये मिस्टेक्स कर सकते हैं तो आप लोग क्या क्या कर सकते हो, जस्ट इमेजिन। ठीक है, जस्ट इमेजिन आप लोग क्या क्या मिस्टेक कर सकते हो। और इनकी मिस्टेक्स तो रेक्टिफाई हो रही हैं, उन मिस्टेक्स का क्या, जो कि आप लोग लाइव क्लासेस नहीं ले रहे हो, रिकॉर्डेड ले रहे हो, तो आप लोग पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे हो। जब पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहे तो मैं आपके आंसर चेक नहीं कर पा रहा, जब चेक नहीं कर पा रहा तो आपको मैं करेक्ट नहीं कर पा रहा। उन गलतियों का क्या जो आप डायरेक्ट जाके एग्जाम हॉल में करोगे। जस्ट इमेजिन दैट, मुझे नहीं पता, यू बीइंग द बेटर जज। ठीक है, लेकिन हर क्वेश्चन के अंदर टिप्स मैं दे रहा होता हूँ, मैं बता रहा होता हूँ भाई क्या करना है क्या नहीं करना। एनालाइज कर लो वर्किंग प्रिपेयर्ड बाय द जूनियर को। ठीक है, अब उसने किया क्या है, ऊपर आ जाओ, वर्किंग को एनालाइज कर लें। उसने उठाया जी 2022 का एक्सपेंस, जबरदस्त। उसने लगाया दो 10% का एनुअल इंक्रीमेंट एज पर एग्रीमेंट, बिल्कुल जबरदस्त। उसने निकाली एक्सपेक्टेड रेंट एक्सपेंस फॉर द ईयर। यहां पर बंडा हो गया, यहां पर मसला हो गया, क्यों? क्योंकि भाई उसने जो ब्रांच क्लोज हुई है, branches closed and opened during there have been missed in this working। ठीक है, और फिर उसने लगा एक्चुअल रेंट, और अमाउंट आ गया 126,000, और उसने बोला इमटेरियल। हो सकता है कि ठीक है, उसने थ्रेशोल्ड कैलकुलेट किया, उसने देखा, ये इत्तेफाक है, ये इत्तेफाक है कि आपका नंबर मैच हो गया, इत्तेफाक है, ऑलमोस्ट मैच हो गया। ऐसा होता नहीं है। ठीक है, अगर आप जाके देखोगे नंबर ऑफ स्टोर्स कितने खुले इस बार, 2। नंबर ऑफ ब्रांचेस कितनी हुई इस बार बंद, 8। ठीक है, 8 ब्रांचेस बंद हुई हैं, 2 खुली हैं, नेट 6, 6 ब्रांचेस बंद हुई हैं। ठीक है, तो अगर मैं इसको डिवाइड भी करूं, 19.875 को अगर मैं डिवाइड करूं 6 से, तो आंसर आता है मेरे पास 3.3125। ठीक है, मिलियन पर ब्रांच, और इन एवरेज हर ब्रांच को चलाने का खर्चा मेरा इतना है। ठीक है, अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं 1.1 से, जो कि 10% का इंक्रीमेंट है, मल्टीप्लाई बाय 1.1,
10% का इंक्रीमेंट कितना हुआ मेरा? 3.6438, 3.6438, 3 डिजिट ले लेते हैं, 3.644। अभी मेरी ब्रांचेस कितनी है टोटल? टोटल ब्रांचेस कितनी है सर? टोटल है मेरे पास 6 ब्रांचेस, 6 ब्रांचेस बंद हुई हैं अभी मेरे पास। टोटल है कितनी सर? टोटल भी नहीं पता, तो नंबर ऑफ टोटल ब्रांचेस जो बंद हुई हैं वो मैं ले लूं, जो खुली हैं वो ले लूं, मल्टीप्लाई बाय 2, मल्टीप्लाई बाय 2 कर लूं उसको, तो नई 2 ब्रांचेस जो आई है ना उनकी कॉस्ट है 7.2875, जो नई 2 ब्रांचेस खुली हैं। जो बंद हुई हैं अगर मैं उसको करूं 19.875 डिवाइड बाय 8 मैंने किया था। अब इसमें एक मसला ये आ गया, अगर मैं इसको इवेल्युएट करूं कि मेरे पास टोटल ब्रांचेस उसका काउंट नहीं नजर आ रहा मुझे, ठीक है? कितनी बंद हुई है? 10 बंद हुई है, ठीक है। चलो 10 बंद हुई है, ये 8 का नंबर आ गया, ठीक है। मुझे टोटल ब्रांचेस भी नहीं पता कि कितनी है। जब टोटल ब्रांचेस नहीं है तो मैं पर ब्रांच कैलकुलेट नहीं कर पा रहा हूं, उस पर इंक्रीमेंट लगाऊं, कब बंद हुई है कब खुली है, मैं नहीं असेस कर पा रहा हूं, ठीक है। तो ये इसकी डिटेल एनालिसिस हो गई, डिटेल एनालिसिस हो गई। अब आईकैप ने इसको किस तरह से देखा है हम देखते हैं। अच्छा, सब्सटेंटिव प्रोसीजर, इंस्पेक्ट कर लूंगा एग्रीमेंट, साइन कंफर्मेशन। भाई हमने तो अब कंट्रोल्स भी पढ़ लिए, कंट्रोल्स भी पढ़ लिए, तो अब क्या रेंट एग्रीमेंट प्रॉपर्ली साइन था कि नहीं था? साइन रेंट एग्रीमेंट, अमाउंट देख लूंगा वहां से, पेमेंट देख के वेरीफाई कर लूंगा, जाली भी तो हो सकता है ना, पेमेंट देख के वेरीफाई कर लूंगा, कंफर्मेशन भेज दूंगा, मैं कंफर्मेशन भी भेज सकता हूँ, ठीक है भाई। आइए देखते हैं आईकैप ने किस तरह से लिखा है इसको। ओ तेरी, इन द गिवन सिनेरियो द ऑडिट जूनियर हैज रिलाइड ऑन सब्सटेंटिव रेंटिकल प्रोसीजर to verify the rental expense. Specifically, the audit junior applied the annual rental increase to previous year and developed an expectation for the expense that would be recorded in 2023. Coincidentally, this approach resulted in figures that were close to the actual expense for the year. Coincidentally, क्या हुआ कि जो उसने एक्सपेंस कैलकुलेट किया 1,23,000 26,000 का डिफरेंस आया, 1,26,000 का, उसने बोला कि वो इमटेरियल है। ऐसा होता नहीं है ठीक है। Upon careful analysis, it becomes evident that the audit junior failed to account for certain factors, such as premises vacated during the due to branch closure throughout the year, and premises acquired on the rental basis for newly opened branch. Analytically, it appears that rental expense for the 2023 should have been decreased. Obviously, ज्यादा branches बंद हुई हैं, कम branches खुली हैं. Considering that the number of branches closed is higher than the number of new branches opened, therefore, keeping in the view this rationale, the procedure developed by audit junior falls short by providing sufficient reliability. आपको sufficient appropriate audit evidence वहां से नहीं मिल रहा, क्यों? क्योंकि वो certain aspects को उसके अंदर मिस कर गया। अब आईकैप आपसे पूछता है कि भैया बताओ मुझे substantive procedure कौन से परफॉर्म करूं। Obtain rent agreement and verify rent rates. Verify that new rent agreement has been properly approved. Verify rent payment through bank. Recalculate prepayment rent to ensure that correct amount is charged in current period. एक्सपेंस का करंट पीरियड पे करेक्ट अमाउंट चार्ज हुआ हो, क्यों? जरूरत क्यों पेश आ रही है? भाई आपके ब्रांचेस कम हो रही हैं, रेंट एक्सपेंस बढ़ रहा है, तो रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट आ गया, रिस्क ऑफ ओवर स्टेटमेंट आ गया एक तरह से, कट ऑफ का भी रिस्क आ गया, जबरदस्त शायन, कट ऑफ का भी रिस्क आ गया। भाई आईकैप ने आपसे नंबर कितने दरकार किए इस क्वेश्चन के अंदर? इस आंसर में 3, आपने प्रोड्यूस किए सिर्फ 2। यू शुड हैव रिटन द थर्ड आंसर। आप इस क्वेश्चन में बहुत अच्छा स्कोर कर सकते थे। यहां तक बात क्लियर है? अभी फिलहाल आप 4 में से 2 नंबर ले सके हो सर, आप इस क्वेश्चन के अंदर तो पास हो गए हो, लेकिन ऑडिट के अंदर इशू ये है कि आपने एक क्वेश्चन में से 50 नंबर लेके पास किया। आपको चाहिए हर क्वेश्चन के अंदर आप जाओ और 75 80 मार्क्स स्कोर करो।
एटलीस्ट 70-80 मार्क्स 100% अटेम्प्ट करने के बाद इतने कॉन्फिडेंट होने चाहिए कि यार 70-80 मार्क्स में इससे मैं गेन कर लूंगा, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे होंगे जिसमें आप बिलो द पासिंग नंबर्स ले रहे हो। बात समझ में आ रही है? जी भाई। सर समझ में? सर ये जो सजेस्टेड आंसर में इसने पहला पैराग्राफ लिखा है, ये तो हमसे नहीं लिखा जाना। यार आई कैप का बोला है कि ये लिखो, दिस इज सजेस्टेड आंसर। ठीक है, आप जिस अंग्रेजी में लिख सकते हो आप उस अंग्रेजी में लिख लो, सिंप्लीफाइड लैंग्वेज में। कॉन्सेप्ट डिलीवर होने चाहिए। बात समझ में आ रही है? कॉन्सेप्ट डिलीवर होने चाहिए बस। चलो जी, अगला सवाल। आपकी स्क्रीन पे, यू आर द ऑडिट मैनेजर इन अ फर्म ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट्स। योर क्लाइंट डेयरी प्राइवेट लिमिटेड हैज ईमेल्ड यू इट्स ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट फॉर द ईयर एंडेड 30 जून 2021। आपको ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट भेजनी है उसने। Along with related notes, the information provided in DPL summarized below: equity and reserve, long-term loan, trade and other payables, equity and liability, property, plant and equipment, prepayments, trade debtors, inventory, cash and bank, assets total आ गया। फिर आ जाओ सेल्स, कॉस्ट ऑफ सेल्स, ग्रॉस प्रॉफिट, एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, टैक्स, नेट प्रॉफिट। ये आ गया। नोट्स: ड्यूरिंग द ईयर द सेल्स प्राइस ऑफ डीपीएल प्रोडक्ट्स वर इंक्रीज बाय 20% टू ऑफसेट द कॉरस्पॉन्डिंग इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इंक्रीज हो रही थी तो उसने क्या किया भाई, सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा दी। अच्छा जी, सेलिंग प्राइस 20% से बढ़ा दी, इसका ये मकसद हरगिज नहीं है कि इसकी सेल्स इन एक्चुअल यूनिट्स वो भी 20% से अप हो गई हो। ठीक है, on 30 June 2019, DPL had obtained loan of 20 million, which is payable in 10 quarterly installment at the end of every quarter. At the end of every quarter, the loan carries fixed markup rate of 9%. Decrease in property, plant and equipment represent disposal made during the year. Net of depreciation. Prepayment represent advance rental payment of warehouse obtained for 6 months on June 16, 2021 at an amount of rent of 2.5 lakh. Using analytical procedure, identify 4 unexplained fluctuation and inconsistencies in above situation. State the key audit procedures which you would perform to address the above issue. Key audit procedures तो हम देख लेंगे, की ऑडिट प्रोसीजर्स हम देख लेंगे। आप अगले 10 मिनट लो और मुझे बताओ इसके अंदर इनकंसिस्टेंसी आपको कहां नजर आती है, या रिस्क ऑफ मटेरियल मिसस्टेटमेंट आप कहां देखते हो और क्यों। अगले 10 मिनट लो, 55 पे वापस से माइक ऑन करूंगा और आपसे क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। ठीक है।
जी सर। चलें जी, जवाब आ गया है। आई थिंक एक ही बच्चा है जो परफॉर्म कर रहा है क्लास के अंदर। दूसरा बच्चा भी आ गया भाई जो परफॉर्म कर रहा है। क्या बात है यार, क्या बात है, क्या बात है। सर बोला, सर क्या बात कर दी आपने। हम भी आए हैं मैदान में। मुजम्मिल भाई, आ जाओ। सॉरी। चलें जी, देखते हैं क्या काम किया है। और कोई मजीद आया? नहीं है, ठीक है। चलो। Unexplained fluctuation and inconsistencies, increase in equity and reserve, though disposal of PPE and increase in net profit occurred during the year, but increase is significant, might be due to issuance of share. ठीक है, तो इशू क्या है? Increase in trade debtors indicating high debtor turnover days, and there is a that some debtor might not be able to pay that. जबरदस्त यार, देखो। डेटर हाई टर्नओवर डेज का आपने बता दिया, बहुत जबरदस्त आपने क्लिक किया। मेंशन डीटीओ, मेंशन टर्नओवर डेज। ठीक है, उसको क्वांटिफाई कराओ, उसको क्वांटिफाई कराओ कि भाई डेटर टर्नओवर डेज आपके इंक्रीज हुए हैं। कैलकुलेट करोगे कोई? कैलकुलेट करोगे? करो कैलकुलेट। सेल्स कितने से इंक्रीज हुई है? सेल्स कितने से इंक्रीज हुई है? ये रही सेल्स, कितने परसेंट से इंक्रीज हुई है? कोई बताएगा? जल्दी जल्दी उठाओ कैलकुलेटर। जी भाई। 1,10,000 माइनस 73,000, ठीक है, डिवाइडेड बाय 73,000, कितना हुआ? 50%, 50.6%, 50.6% से इंक्रीज हुई है। ठीक है, शायद 66% कहां से आया? आप जाओ ट्रेड डेटर्स पे। 12,000 माइनस 8,000, कितना हुआ? डिवाइड बाय 8,000। हाँ भाई, ये भी 50% से। तो सेल्स आर इन लाइन विद इंक्रीज इन ट्रेड डेट्स। यहां पर हमें कोई नजर नहीं आता रिस्क के तरह का। अब मैं जाऊंगा और मैं देखूंगा कि यार, मैं जरा कैलकुलेट कर लूं टर्न ओवर डेज को। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा? ट्रेड डेट 12,000 डिवाइड बाय 1,10,000 की सेल्स मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ भाई? 40 दिन। मैं यहां पे भी लिख देता हूं, 12,000 डिवाइडेड बाय 1,10,000 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ? 40 दिन। अब जाओ जरा बराबर वाला कैलकुलेट करो, वो भी सेम होगा। 8,000 डिवाइडेड बाय 73,000 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ भाई वो भी? 8,000 डिवाइडेड बाय 73,000 मल्टीप्लाई बाय 365, 40। वाई हैव यू रिटन कि ट्रेड डेट्स इंडिकेटिंग हाई डेटर टर्नओवर डेज? डेटर टर्नओवर डेज तो इंक्रीज ही नहीं हुआ है, 40 है। 40 दिन के अंदर पैसा दे देते हैं, इसके अंदर कोई चेंज नहीं है। ठीक है, इसके अंदर डेटर टर्नओवर डेज के अंदर बेटा कोई चेंज नहीं है। Significant increase in inventory might be due to slow moving stock, or it might be obsolete and inventory might not be recorded at lower of cost or NRV. ठीक है, आओ जरा इन्वेंट्री टर्नओवर डेज कैलकुलेट कर लें। ये इंक्रीज होंगे, लग रहा है इंक्रीज होंगे। 13,000 डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ सेल्स कितनी है? 83,050 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ? 57 डेज। 57 डेज अभी है। पिछली बार कितने थे? 7,000 डिवाइडेड बाय 54,750 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ भाई? है 46, 47।
तो इन्वेंट्री टर्नओवर डेज 47 डेज से इंक्रीज होकर 57 डेज पे चले गए। देयरफॉर देयर इज अ रिस्क ऑफ ऑब्सोलीट इन्वेंट्री, स्लो मूविंग स्टॉक, एनआरवी। ठीक है, ठीक है भैया, यहां से आपने जबरदस्त पिक किया, यहां से आपने जबरदस्त पिक किया। ये डिस्कस हो गया मेरा ट्रेड डेटर, इसमें कुछ नहीं है, इन्वेंट्री में रिस्क आ गया। कैश एंड बैंक इज नॉर्मल। पीपी के बारे में क्या कह रहा है वो, पीपी के बारे में क्या कह रहा है, पीपी देख लेते हैं भाई, कहां गया पीपी। ड्यूरिंग द ईयर डिक्रीज इन पीपीई रिप्रेजेंट डिस्पोजल मेड ड्यूरिंग द ईयर नेट ऑफ डेप्रिसिएशन। एडिशन कोई भी नहीं है, पीपी ओके, पीपी ओके। अब आ जाओ प्रीपेमेंट्स पे। 1.5 मिलियन प्रीपेमेंट के बारे में कोई बातें कर रहा है। प्रीपेमेंट रिप्रेजेंट्स एडवांस रेंटल पेमेंट वेयर हाउस ऑब्टेन फॉर 6 मंथ्स ऑन 16 जून 2021। हमारा ईयर एंड क्या है, 30 जून 2021। 16 जून 2021 को उसने पेमेंट की है 6 मंथ के लिए। पर मंथ कितना है भाई, 2.5 लाख। भाई 2.5 लाख को जरा 6 महीने से मल्टीप्लाई करो, कितना बनता है, कितना बनता है, 1.5 मिलियन, 1500। ये 1500 पूरा का पूरा इसने इधर रिकॉग्नाइज किया हुआ है। इसको करना क्या चाहिए था, इसको करना ये चाहिए था कि भाई 2.5 लाख को उठाता, डिवाइड बाय 2 करता, इज इक्वल टू करता 1,25,000, और 1.5 मिलियन में से ये माइनस करता तो आता कितना, 1,375, 1.375 मिलियन ये आता तुम्हारा प्रीपेमेंट में। प्रीपेमेंट कितनी आनी चाहिए थी, 1,375, तो ये ओवर स्टेटेड है, इसके अंदर इसका आ गया। जी भाई, प्रीपेमेंट के अंदर इसका आ गया। इन्वेंट्री डन है, कैश एंड बैंक डन है। कैश एंड बैंक में पे इसने बोला फोर अनएक्सप्लेन फ्लक्चुएशन बताओ, हम कितने निकाल चुके हैं, इन्वेंट्री निकाल चुके हैं, प्री पेमेंट्स निकाल चुके हैं, ऐसा ही है। अब आ जाओ, और क्या रह गया हमारा, और क्या रह गया, लॉन्ग टर्म लोन। लॉन्ग टर्म लोन, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कुछ कह रहा है, लॉन्ग टर्म लोन के बारे में कुछ कह रहा है, ये कह रहा है सर। पॉइंट नंबर 2, ऑन 30 जून 2019 डीपीएल ऑब्टेन 20 मिलियन loan which is payable in 10 equal quarterly installment at the end of each quarter. The loan carries fixed markup of 9%. Loan carries fixed markup of 9%. सर लॉन्ग टर्म लोन मेरे पास पिछले साल कितना आ रहा था, 12 मिलियन। इस साल कितना आ रहा है, इस साल आ रहा है 6 मिलियन, इस साल आ रहा है 6 मिलियन। लिया कब है मैंने, 30 जून 2019 को, 30 जून 2019 को मैंने लोन लिया है। कितना लोन लिया बेटा, 20 मिलियन का। 30 जून 2019 को मैंने 20 मिलियन का लोन लिया, 10 इक्वल क्वार्टरली इंस्टॉलमेंट में मुझे पे करना था। 2 साल में कितने क्वार्टर आ जाते हैं, 8 क्वार्टर आ जाते हैं। कितनी पेमेंट मुझे करनी चाहिए थी, 16 मिलियन की करनी चाहिए थी। तो 20 में से अगर मैं स्ट्रेट 16 मिलियन निकालूं, कितना बचता है, 4 मिलियन। आ कितना रहा है, 6 मिलियन। कितना आ रहा है, 6 मिलियन आ रहा है। तो 2 मिलियन से क्या है, एक्चुअल में क्या है, 2 मिलियन की ओवर स्टेटमेंट है। ये 2 मिलियन की ओवर स्टेटमेंट है। इसका मतलब क्या है, इसने कहीं ना कहीं पेमेंट के अंदर डिफॉल्ट मारा है। पेमेंट के अंदर कहीं ना कहीं इसने डिफॉल्ट मारा है, और हो सकता है कि जिसने इसको लोन दिया लॉन्ग टर्म लोन, शॉर्ट टर्म लोन में कन्वर्ट हो जाए, हाउएवर वो क्लासिफाई ना हुआ हो। नहीं देखो, अगर किसी बैंक से मजीद लोन लिया होता ना इसने, तो यहाँ पर लिखा होता, यहाँ पर लिखा नहीं है। पॉसिबिलिटी हो सकती है वो, लेकिन लिखा हुआ नहीं है। तो जब तक लिखा हुआ नहीं है तो हम खुद से अज्यूम नहीं कर सकते कि लिखा हो। ठीक है भाई, कितने भंडे पकड़ लिए हमने, लॉन्ग टर्म लोन हो गया, ट्रेड पेबल, ट्रेड पेबल में कोई मसला है,
जी भाई, ट्रेड पेबल, ट्रेड टर्नओवर डेज, ट्रेड पेबल टर्नओवर डेज, इसकी भी जरा कैलकुलेट कर लो। टर्नओवर डेज 7,800 डिवाइड बाई 83,050 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना बना भाई? अबे ये क्या हो गया? 7,800 डिवाइडेड बाय 83,050 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ? 34। इस साल का 34 है, पिछले साल का कितना था? 6,500 डिवाइडेड बाय 54,750 मल्टीप्लाई बाय 365, कितना हुआ पिछले साल का? 43। 43। सर लॉन्ग टर्म लोन पे नहीं कर पा रहा है, क्रेडिटर टर्नओवर डेज डिक्रीज हो गए, तो रिस्क आता है मेरा अंडर स्टेटमेंट का। हो सकता है इसने अंडरस्टेट किया हो, क्रेडिटर टर्नओवर डेज डिक्लाइन हुआ है, तो हो सकता है इसने लायबिलिटीज को अंडरस्टेट किया हो। अंडरस्टेट करता हूं तो मेरा किस चीज का रिस्क आता है सबसे पहले? एक तो अंडर वैल्यूएशन ऑब्वियसली, कंप्लीटनेस का रिस्क। मैं क्या करूंगा भाई? कंफर्मेशन वगैरह भेजूंगा, कंफर्मेशन वगैरह भेजूंगा। बात समझ में आ रही है? कितने आइडेंटिफाई कर लिए हमने मसले वगैरह इसमें? लॉन्ग टर्म लोन, ट्रेड एंड अदर पेबल, इक्विटी में कोई मसला नजर आ रहा है? सर लिखा हो भी कुछ नहीं है इक्विटी के बारे में। प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट क्लियर है, प्रीपेमेंट्स के अंदर बन रहा है, ट्रेड डेटर के अंदर नहीं है, ट्रेड डेटर के अंदर कोई इशू नहीं है, इन्वेंट्री के अंदर मसला है। चार हो गए आइटम। यहां पर आ जाओ, सेल्स हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, सेल्स में इंक्रीज है 50%, ट्रेड डेटर में भी इंक्रीज है 50%, कोई इशू नहीं है, सेल्स डन है। कॉस्ट ऑफ सेल्स डन है, एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, एडमिन एंड मार्केटिंग एक्सपेंस इंक्रीज हुआ है, ठीक है। फाइनेंस कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई है? फाइनेंस कॉस्ट कितने से इंक्रीज हुई है? डिक्रीज हुई है 1530 माइनस 675 डिवाइडेड बाय 1530, डिक्रीज कितने से हुई है भाई? 55% से डिक्रीज हुई है। चूंकि सर मेरा यहाँ पे डिफॉल्ट का रिस्क है, तो हो सकता है मेरा यहाँ पर फाइनेंस कॉस्ट भी अंडर स्टेटेड हो, अक्रूवल प्रॉपर ना की हो, यहाँ पे मसला हो सकता है, ठीक है। इस टोटल में कोई मसला है? सर इस टोटल में कोई मसला नहीं है, टैक्सेशन एक्यूरेट है। आप चाहो तो 30% पे कैलकुलेट कर लो। क्या यहां तक बात समझ में आती है? एनालिटिकल प्रोसीजर समझ में आ रहा है भाई? इस तरह का कोई सवाल है ना आई कैप में, फौरन ही कैलकुलेट करना शुरू कर दो रेशियोज। ट्रेड डेटर कैलकुलेट कर लो, ट्रेड पेबल कैलकुलेट कर लो, इन्वेंटरी टर्नओवर डेज कैलकुलेट कर लो, सेल्स का वेरिएशन कैलकुलेट कर लो, कॉस्ट ऑफ सेल्स का वेरिएशन, ग्रॉस प्रॉफिट का, आपस में फिगर्स को मैच करो। इस तरह की इंफॉर्मेशन दी हो तो रिकैलकुलेशन फौरन परफॉर्म कर लो। एज द लोन वाज ऑब्टेन इन 2019 पेबल वाज ये, जबरदस्त। और देखते हैं आई कैप ने क्या किया इस पे। आई कैप ने क्या किया भाई? आई कैप वाला नहीं है आंसर अभी मेरे पास, आई कैप वाला आंसर अवेलेबल नहीं है। मेरे पास एक क्वेश्चन था, तो आप लोग जाओ और इसको रीड करना। ये किस अटेम्प्ट का है? अच्छा, जिन्होंने रिक्वेस्ट की थी कि सर ये वाला सवाल क्लास में करवा दें, वो अवेलेबल ही नहीं है। तो ये सवाल है बेटा सितंबर 2021, ठीक है। जाओ और ये सवाल जाके देखना, क्योंकि मेरे पास अभी सोल्यूशन अवेलेबल नहीं है तो मैं शेयर नहीं कर पा रहा हूँ आपसे। तो ये सवाल जाके देखना इसको, और री अटेम्प्ट करना इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलो जी, मिलते हैं अगली क्लास में। मेरी शायद कल की क्लास ना हो ड्यू टू सम अदर कमिटमेंट। वेडनेसडे की इंशाल्लाह क्लास होगी, कोशिश करेंगे लंबी जा सके तो लंबी कर लेंगे उसको। मिलते हैं अगली क्लास में, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज। कोई भी सवाल हो बेटा व्हाट्सएप पे पूछ लेना, ठीक है, ग्रुप पे डाल देना। ओके, अल्लाह हाफिज।